हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। इससे पहले हमने जो भारत के प्राचीन और मध्यकाल के जितने भी राजवंश थे इनके बारे में बात कर ली है, और दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। अब भारत में मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो मंदिर स्थापत्य कला की 3 शैलियाँ, अर्थात भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में किया गया था। जैसे हमारे एक तो नागर शैली है, एक हमारी द्रविड़ शैली है और एक हमारी बेसर शैली है। सबसे पहले नागर शैली की बात करें तो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की जो नागर शैली है उसमें मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिरों में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं? मंदिरों के अंदर हमारे एक तो गर्भगृह होता है। क्या होता है? एक तो गर्भगृह होता है। फिर हमारे उस गर्भगृह के चारों तरफ, जैसे हमारे ये एक मेन गर्भगृह है जिसमें हमारे मेन मूर्ति लगाई जाती है, उसके चारों तरफ क्या होता है? एक परिक्रमा पथ बनाया जाता है ताकि उसके चारों तरफ एक परिक्रमा दी जा सके। फिर वो जो मंदिर होता है, जैसे मान लो ये मंदिर है तो उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? एक शिखर बनाया जाता है। तो तीसरा हमारा क्या होगा? शिखर होगा। फिर शिखर की बात करें तो गर्भगृह होगा। गर्भगृह के आगे, जस्ट आगे हमारे ऊपर क्या होगा? एक अंतराल होगा। अंतराल में क्या पंडित जी बैठ के और पूजा पाठ करते हैं, तो उसी में बैठ के पूजा पाठ करते हैं। फिर आगे क्या होता है? सारे भक्तजन बैठने के लिए एक मंडप होता है। ठीक है, तो हमारे फिर अंतराल होगा। फिर महामंडप का अर्थात वो बहुत मंदिर का वो प्रांगण जो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो मंदिर का छोटा भाग होता है वो मंडप कहलाता है। फिर मंडप और महामंडप के बीच में भी कोई जगह है तो वह अर्धमंडप कहलाएगा। तो इस तरह हमारे जो नागर शैली है, तो नागर शैली में ये 7 चीज़ें होनी आवश्यक है। कौन कौन सी? एक तो गर्भगृह होगा, एक परिक्रमा पथ, फिर शिखर होगा, फिर अंतराल होगा, फिर महामंडप होगा, फिर हमारे अर्धमंडप होगा। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गर्भगृह की बात करें। गर्भगृह की बात करें तो भारत में निर्मित जो मंदिर है उसमें गर्भगृह वह भाग होता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। अर्थात जो देवता की मूर्ति जहाँ स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहेंगे। अर्थात भारत के मंदिरों में गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाती है। अर्थात देवता की मूर्ति लगाई जाती है वह उस स्थान को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहेंगे। फिर आता हमारा परिक्रमा पथ। भारत में निर्मित मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाए गए पथ या स्थान को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमा पथ कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए जो स्थान बनाया गया है, पथ बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमा पथ कहेंगे। अर्थात भारत में मंदिरों में जो स्थित देवी देवताओं की मूर्ति है उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो स्थान बनाया है उसे परिक्रमा पथ कहेंगे। वो समझते हो आप वैसे थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन ये थोड़ा टेक्स्ट के रूप में है तो आप थोड़ा बेहतर समझेंगे। फिर तीसरा आता है शिखर। भारत में जो निर्मित मंदिर है उसमें गर्भगृह के ऊपर एक चोटीनुमा संरचना बनाई जाती है, अर्थात एक शिखर होता है। अर्थात भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर चोटीनुमा संरचना होती है, उसे शिखर कहते हैं। जब इस सब मंदिरों में आप देखते हैं पिरामिड का अगर एक ऊपर से कम होता हुआ एक शिखर होता है। फिर आता अंतराल। फिर क्या आता है? अंतराल। अंतराल की बात करें हम तो भारतीय मंदिरों में गर्भगृह तथा महामंडप और मंडप को जोड़ने वाले हिस्से को अंतराल कहते हैं। गर्भगृह को किस किस से जोड़ता है? गर्भगृह को मंडप से जोड़ता है, अर्थात गर्भगृह को ये मंडप से जोड़ेगा, या गर्भगृह को अर्धमंडप या महामंडप इनसे जोड़ता है। तो 19 हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? 19 हिस्सों को हम अंतराल कहते हैं। अर्थात भारतीय मंदिरों में गर्भगृह, मंडप या महामंडप के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है। तो इसमें चित्र भी आप देख सकते हैं इसका, जो हमारे नागर शैली है, नागर शैली के जो मंदिर है उस मंदिर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखा ये हमारा गर्भगृह, ये हमारा क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह तो आपने देख लिया। एक मिनट, गर्भगृह को हमने देखा। सबसे पहले गर्भगृह जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति लगाई जाती है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? एक त्रिभुजाकार या फिर ऊपर से नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा होता हुआ शिखर होता है। शिखर के जस्ट ऊपर क्या लगा होता है? आमलक लगा होता है। शिखर के ऊपर क्या लगा होता है? एक आमलक लगा होता है, अर्थात एक डंडे जैसी चीज़ लगी होती है जिसे आमलक कहते हैं। आमलक के ऊपर क्या लगा होता है? कलश लगा होता है। यदि आप मंदिरों को देखेंगे तो ये चीज़ों को आप समझ जाएंगे। जो गर्भगृह है उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या होता है? एक परिक्रमा पथ होता है। फिर इसके बाद जो पुजारी पूजा करता है उस स्थान को अंतराल कहते हैं, जहाँ पे न तो भक्त आते हैं न मंदिर का हिस्सा होता है, बल्कि वो उसके जस्ट आगे क्या होता है? महामंडप होता है। क्या होता है उसके जस्ट आगे? महामंडप होता है। तो महामंडप और गर्भगृह इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? अंतराल करता है। महामंडप के बाद क्या आता है? मंडप आता है, फिर आता है अर्धमंडप। तो इस तरह मंदिर के आगे के जो प्रांगण होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे बड़े प्रांगण को तो महामंडप,
बीच के मंडप को अर्धमंडप और सबसे छोटे मंडप को मंडप कहा जाता है। अब ये सारा का सारा मंदिर क्या है, एक बड़े ऊंचे उठे हुए जगह पे होता है, उसे जगती या प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, जगती कहा जाता है। तो इस तरह हमने मंदिर के नागर शैली के जो मंदिर है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। तो हम टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं इस चीज़ को, जिसको भी आप पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ जाएंगे। फिर आता है महामंडप। भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिके हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, महामंडप कहते हैं। अर्थात भारतीय मंदिर समूह में सामने स्तंभों पर बड़े बाहरी हॉल जिससे होते हैं ना, उसमें एक से अधिक होते हैं तो उसे एक क्या कहलाएगा, महामंडप कहलाएगा। अर्थात यदि बाहरी हॉलों की बात करें, यदि हॉलों की संख्या एक से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, सबसे बड़े मंडप को महामंडप कहेंगे। इसके बाद बात करें मंडप की, तो मंडप किसे कहेंगे। मंडप के बारे में बात करें तो भारतीय मंदिरों में, इसमें भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता है। अर्थात भारतीय मंदिरों में मंदिर के सामने वाले स्तंभों पर टिके बाहरी हॉल को क्या बोलते हैं, मंडप कहा जाता है। तो इस तरह हमने नागर शैली की जो मंदिरों की विशेषताएं देखी। भारतीय मंदिरों में कौन कौन से विशेषताएं दिखती है, एक एक करके हम देख लेते हैं। नागर शैली में, तो नागर शैली में जो मंदिर होते हैं इनका एक चबूतरा होता है, अर्थात जगती होती है। ये कैसी होती है, सामान्य ज़मीन से ऊंची होती है। जगती कैसी होती है, सामान्य ज़मीन से ऊंची होती है। फिर बात करें भारत में नागर शैली में जो मंदिर होते हैं, इनका शिखर जो ऊपर से ऊपर की तरफ जाता है तो ये छोटा होता जाता है, वह शिखर कहलाता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है ना मंदिर के, गर्भगृह के ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर होता है तो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। भारत में नागर शैली में जो मंदिर होते हैं वो शिखर, उसके शिखर के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, आमलक कहते हैं। अब भारत में नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं उसमें आमलक शिखर के ऊपर होता है। आमलक कहाँ होता है, शिखर के जस्ट ऊपर लगाया जाता है आमलक। आगे हम बात करें भारत में जो नागर शैली में मंदिर है, भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिरों में आमलक के ऊपर क्या लगा होता है, कलश लगा होता है। आमलक के ऊपर क्या लगा होता है, कलश लगा होता है। अर्थात भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिरों में शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश लगा होता है। ये हमने चित्र में भी देखा था कि आमलक और आमलक के ऊपर क्या होता है, कलश लगा होता है। भारत में नागर शैली में मंदिरों का गर्भगृह कैसा होता है, साधारणतः ये वर्गाकार होता है। अब भारत में जो स्थापत्य कला की बात करें नागर शैली की, तो उसमें कौन कौन से मंदिर हैं जिनको हम जान सकते हैं, जिनमें लगभग सारी विशेषताएं मिलेगी। एक हमारा कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में, एक लक्ष्मण मंदिर, एक मतंगेश्वर महादेव मंदिर और एक सहस्त्रबाहु मंदिर। ये 4 मंदिर है। 4 मंदिरों की बजाय और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन 4 मंदिरों की खासियत है कि इनके अंदर आप ये कला देख सकते हो। अर्थात इन विशेषताओं को लगभग सारी विशेषताएँ इसमें मिल जाएगी। अब खजुराहो के मंदिर की बात करें, जो खजुराहो के हमने 3 मंदिर लिए हैं इसमें। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था, चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। और खजुराहो चंदेल वंश के शासकों की धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। खजुराहो क्या होती थी, चंदेल वंश के शासकों की धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। चंदेल वंश के शासकों की राजनीतिक राजधानी कौन सी होती थी, महोबा। महोबा को तो राजनीतिक राजधानी माना जाता था, जबकि जो खजुराहो था तो खजुराहो को क्या माना जाता था, धार्मिक राजधानी। अब ये महोबा कहाँ पड़ता है, महोबा भी हमारे जब मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जब चंदेल भी मध्य प्रदेश के, तो महोबा हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में एक प्राचीन शहर है। महोबा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब एक एक करके जो हम खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके बारे में बात करें, तो पहला मंदिर हमारा कौन सा आता है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में हमारा कंदरिया महादेव मंदिर। अब कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक स्थान पे, खजुराहो में मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िला है, उस छतरपुर ज़िले में हमारी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। ये कंदरिया महादेव मंदिर आप देख सकते हैं चित्र के अंदर। तो थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको साफ साफ दिखे, ज़्यादा ही छोटा हो गया शायद ये, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर तो हमारे कलश है, कलश मंदिर के गर्भगृह के जस्ट ऊपर है। फिर उसके नीचे आमलक है, आमलक के ऊपर नीचे देखोगे तो ये हमारे शिखर है। ये इतना बड़ा क्या है, ये शिखर है। क्या है, शिखर है। तो आप देख सकते हैं शिखर। तो तीसरी चीज़ शिखर देख लिया आपने। फिर गर्भगृह, श्राइन, जहाँ पे वो जिस भगवान का है तो उस भगवान की मूर्ति लगी हुई है। उसके चारों ओर क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ। ये कैसा था, गोल होता है, तो उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होती है। फिर क्या होता है, अंतराल आता है। अंतराल का मतलब जो मंडप और जो गर्भगृह इसको जोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद महामंडप, फिर मंडप, फिर अर्धमंडप। तो इस तरह आते हैं।
और ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अर्थात सामान्य ज़मीन से ऊंची होती है, जिसे जगती कहते हैं। और बाकी नॉर्मली सब चीज़ें, तो ये हम कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। कंदरिया महादेव मंदिर की सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। आगे हम बात करें अगले, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर किसका? कंदरिया महादेव का। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? कंदरिया महादेव का। कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः किसका? भगवान शिव का मंदिर है। कंदरिया नाम में महादेव है तो भगवान किस शिव का मंदिर है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित मंदिर है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 1025 से 1050 के बीच में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1025 से 1050 के बीच में हुआ था। और इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक किसने कराया था? विद्याधर ने। चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। विद्याधर ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हम बात करेंगे लक्ष्मण मंदिर, जो भी हमारे खजुराहो का हिस्सा होता है। खजुराहो का हिस्सा अर्थात अगला मंदिर कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर भारत के जो मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक स्थान पे, ये भी हमारे छतरपुर जिले में ही है। लेकिन ये किसको समर्पित है? ये हमारे भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर भी आप देख सकते हैं। इसकी सुंदरता अनूठी है जो आप देखते ही बनती है। तो इसमें भी वे सारी विशेषताएं हैं जो हमारे कंदरिया महादेव मंदिर में थी, या फिर नागर शैली के जो मंदिर हैं उनके अंदर जो विशेषताएं थी, ये इसमें भी वही विशेषताएं देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें तो खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की, तो इसका निर्माण 954 ईस्वी में चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया था। किसने कराया था? यशोवर्मन ने कराया था इसका निर्माण। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित मंदिर है। किस में निर्मित मंदिर है? नागर शैली में निर्मित मंदिर है। तीसरे मंदिर की बात करें, तीसरा मंदिर हमारा मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। तीसरा मंदिर कौन सा? मतंगेश्वर महादेव मंदिर। ये हमारे खजुराहो मध्य प्रदेश में। तीसरे मंदिर की बात करें तो ये भी हमारे खजुराहो में है और ये भी हमारे छतरपुर जिले के अंदर है। क्यों? क्योंकि सारे मंदिर वहीं हैं, तो ये भी वहीं होगा। इतिहासकारों की माने तो मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 920 ईस्वी में चंदेल वंश के शासक हर्षवर्मन ने कराया था। किसने? हर्षवर्मन ने करवाया था 920 में ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर। तो इसके शिवलिंग को तो आप देख सकते हैं। शिवलिंग तो पहाड़ जैसा है, अर्थात बात करते हैं तो इसका शिवलिंग सबसे बड़ा माना जाता है मतंगेश्वर महादेव मंदिर की। तो आप शिवलिंग भी देख लिया। जय हो भोले बाबा की। तो खजुराहो का जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर है भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित मंदिर है। और इसके शिवलिंग की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? लगभग 18 फीट मानी जाती है इसके शिवलिंग की ऊंचाई। अगला मंदिर की बात करें जो हमारे खजुराहो से संबंधित नहीं है लेकिन जो नागर शैली से संबंधित है, तो कौन सा मंदिर है? सहस्त्रबाहु मंदिर, जो हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सहस्त्रबाहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और ये ग्वालियर ज़िले में है हमारे। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर सहस्त्रबाहु मंदिर, इसको सास बहू का मंदिर भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई जैन मंदिर है। तो आगे हम बात करते हैं सहस्त्रबाहु मंदिर की। तो सहस्त्रबाहु मंदिर जो सहस्त्रबाहु मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। किसको समर्पित है? पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। सॉरी, ये जैन मंदिर नहीं है, ये हिंदू मंदिर है। ग्वालियर से मिले अभिलेख के अनुसार ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के शासक महिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? कच्छप घात वंश के शासक महिपाल ने करवाया था। ग्वालियर के सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के शासक महिपाल ने सन 1093 में करवाया था। कब करवाया था? 1093 में इसकी निर्माण करवाया। ग्वालियर के सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सास बहू का मंदिर कहा जाता है। और ग्वालियर का सहस्त्रबाहु मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित है। तो हमने ये कुछ मंदिर देखे हैं जो नागर शैली के अंदर निर्मित थे। अब हम बात करेंगे द्रविड़ शैली की। द्रविड़ अर्थात जो दक्षिण भारत की शैली है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली में कौन कौन सी चीज़ें होनी जरूरी है? गर्भगृह तो सभी में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर उसके चारों तरफ परिक्रमा पथ, फिर विमान, अंतराल, महामंडप, मंडप, फिर आता मंडप, फिर अर्धमंडप। तो इस तरह की विशेषताएं तो होती है, लेकिन द्रविड़ मंदिरों में कुछ खास विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता था विमान, फिर आता गोपुरम, फिर होता है वर्गाकार गर्भगृह, फिर विशाल प्रांगण होता है। ये आपको नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उसके अंदर देखने को नहीं मिलती। ये विशेषताएं कहाँ?
उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। पानी का तालाब, रंगों का प्रयोग, तो इस तरह की चीज़ें क्या केवल द्रविड़ शैली की जो मंदिर होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो मैं आपके लिए चित्र के अंदर के माध्यम से कुछ विशेषताओं को जोड़ के चित्र बनाया है। भाई इसमें एक तो ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, विमान होता है। ठीक है, बात करें आगे तो फिर इसके आगे एक मंडप होता है, एक अर्धमंडप होता है। ठीक है, तो अर्धमंडप मंडप भी होता है, दोनों को जोड़ने के लिए, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने के लिए अंतराल भी होता है। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, इसके प्रांगण होता है, तो प्रांगण के अंदर क्या होता है, तालाब भी होते हैं। अब प्रांगण भी छोटा मोटा नहीं होता, प्रांगण बहुत बड़ा होता है, इसमें तालाब जरूर होते हैं। तालाब के अंदर क्या है कि जो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोना या पवित्र करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर हमारे मंदिर प्रांगण में क्या होता है, अनेक छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे मंदिर होते हैं। फिर मंदिर के चारों कोनों पे क्या होते हैं, 4 गोपुरम होते हैं। गोपुरम होना दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उसकी विशेषताओं में से एक है। तो हमने ये द्रविड़ मंदिर शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आगे हम बात करें तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। सबसे पहले विमान आता है। भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं, विमान। और गर्भगृह के ऊपर जो विमान की आकृति कैसी होती है, पिरामिडाकार। कैसी होती है इसकी आकृति, पिरामिडाकार होती है। भारत में मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बने विमान कैसे होते हैं, अष्टकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं इनके विमान, अष्टकोणीय होते हैं। तो दूसरी विशेषता की बात करें जैसे गोपुर, ये गोपुरम भी कहते हैं। भारत में जो द्रविड़ शैली है, तो द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण, मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको गोपुर या गोपुरम कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, गोपुर या गोपुरम कहते हैं। तो विशाल प्रांगण की बात करें तो भारत में द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्मित होते हैं उनके समीप क्या होते हैं, विशाल प्रांगण होते हैं जिनमें छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। बहुत सारे मंदिर होते हैं एक ही प्रांगण के अंदर हो सकते हैं। फिर वर्गाकार गर्भगृह। भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों का गर्भगृह कैसा होता है, वर्गाकार। कैसा होता है इनका गर्भगृह, वर्गाकार होता है। पानी के तालाब होना आवश्यक है। भारत में द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं उनका में क्या होना जरूरी है, पानी के तालाब होने जरूरी है। फिर आता है रंगों का प्रयोग। भारत में द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं उनमें रंगों का प्रयोग काफ़ी संयोजन से किया जाता है और वो सुंदर लगते हैं। तो इस तरह हमने द्रविड़ शैली और जो उत्तर भारत की नागर शैली थी इसके मंदिरों की विशेषताओं के बारे में देखा। एक तीसरी शैली आती है जिसे बेसर शैली कहते हैं। कौन सी शैली, बेसर शैली। अब भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की बेसर शैली की बात करें तो इसमें जो मंदिर का निर्माण होता है वो तो नागर शैली में होता है और जो अलंकरण होता है वो द्रविड़ शैली में होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि निर्माण की बात करें तो नागर शैली में और अलंकरण हो तो द्रविड़ शैली में। ऐसे जो मंदिर होते हैं वह बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। और ये मध्य भारत के जो मंदिर है इनके अंदर ऐसी विशेषताएँ देखने को मिलती है। तो आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास का लगभग सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे और उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।